देवियों सज्जनों नमस्कार। आज कौन बनेगा करोड़पति का ये विशेष कार्यक्रम जो आप देखने जा रहे हैं वो हम देश प्रेम से प्रेरित होकर आपके सामने लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हमारे तीनों सैन्य बलों थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अनुमति, आशीर्वाद और गर्वपूर्ण सहमति से प्रस्तुत की गई है। इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हर एक तथ्य, चित्र और वीडियो फुटेज हमें हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई। इसके लिए हम इनका अनेक अनेक आभार व्यक्त करते हैं। इस विशेष प्रस्तुति का केवल एक ही उद्देश्य है कि भारत के अदम्य सैन्य बल को नमन करना और इस देश के अटूट संकल्प और अडिग इरादों को प्रणाम करना। जय हिंद, जय भारत। देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता। जिस आजाद भूमि में हम सांसें ले रहे हैं उस मातृभूमि को मेरा नमन। आज का ये दिन बहुत ही पवित्र है और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस जगह खड़े होकर मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं वो है भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर, जो कि भारत का गर्व है, देश का रक्षक है और दुश्मनों का भक्षक भी। यह भारत की वो शक्ति है जो दुश्मन के नापाक इरादों का संहार करती है, उनके खोखले अरमान पर प्रहार करती है। देश की सीमाएं जो है वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं होती। देश की सीमाएं वहां तक होती हैं जहां तक उसका संकल्प पहुंचता है, और हमारे संकल्प की शक्ति को दुनिया भर में फैलाती है हमारी सशक्त सेनाएं। भारतीय नौसेना, महासागर का सम्राट, रणभूमि की प्रचंड ज्वाला भारतीय थल सेना और भारत की वायु सेना यानी शौर्य का सिंघना। ये तीनों बल मिलकर जब एक मुट्ठी बनते हैं तब गूंजता है विजय का वज्रनाद, वैलर फॉर ऑल फोर्सेस। ऑपरेशन सिंदूर हो या कारगिल की चोटियां, सीमाओं के बर्फीले मोर्चे हो या समंदर की गहराइयां, हमारे सशक्त बलों ने हर बार यह साबित किया है कि भारत एक देश नहीं, यह एक जीवंत प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा जो कहती है कि जब तक सांस है भारत के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देगी। आज सागर की लहरों पे सवार इस युद्धपोत के मस्तक पर लहराता हुआ तिरंगा दुनिया को यही पैगाम दे रहा है कि जहां देश का ध्वज विश्व भर में ही नहीं, अंतरिक्ष में ही नहीं, हमारे दिलों में लहराता है, वो भारत कहलाता है। जहां वीरता विरासत हो और बलिदान परंपरा हो, वो भारत कहलाता है। जहां एक मां अपना बेटा खोकर भी तिरंगे को अपने गले लगा लेती है, वो देश और सिर्फ वही देश भारत कहलाता है। भारत माता की भारत
देवियों सज्जनों, देखिए जब जब इस देश में किसी राक्षस, असुर या बुरी ताकतों का विनाश हुआ है, उनके विनाश के पीछे एक नारी शक्ति महाकाली का अवतार लेकर शामिल रही है। कुछ ऐसा ही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जब अपने दुश्मन की बर्बादी का हाल देश की बेटियों ने दुनिया को सुनाया। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. तब न सिर्फ देश की बेटियों की कीर्ति दुनिया भर में फैली, बल्कि भारतीय सैन्य बल का यह कदम एक पैगाम बन गया। यह दुश्मन, जुटा ले हिम्मत, जो भी तूने समेटी है, काल बनी जो तेरे सर की, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। देव संजो, देश सेवा में समर्पित भारत की वही बेटियां शौर्य, आत्मगौरव और धैर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर का तेजस्वी चेहरा बनी भारतीय सैन्य बल की प्रतिष्ठा। सीनियर आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी, देश की जाबाज विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन नेवल वॉरशिप की पहली महिला कमांडर प्रेरणा देवस्थली। बैठी। देवियों सज्जनों, तिरंगे के 3 रंगों की तरह देश के सैन्य बलों के ये 3 अंग, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना, जब एक हो जाते हैं ना, तो दुश्मन का क्या कहर होता है, उनके ऊपर कैसे वो कहर ढाते हैं, ये हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में देखा। आज सैन्य बल की इन तीनों सशक्त अफसरों को इस मंच पर उपस्थित देखकर हम देशवासी गर्व के साथ इनसे प्रेरित हो रहे हैं। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का, एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपना समय निकाल कर न केवल हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, बल्कि पूरे देश की आपने शोभा बढ़ाई है। हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में आज क्या चल रहा है। जय हिंद सर जी, जय हिंद एवरीवन। स्वतंत्रता दिवस है, उसमें मैं अपने भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इट्स इंडीड एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज इस मंच में हम लेजेंडरी अमिताभ बच्चन के साथ में हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विंग कमांडर व्योमिका और कमांडर प्रेरणा, हम आपके दिलों की बात सुनना चाहेंगे कि आपको कैसे लग रहा है जहाँ आकर के। सर, मैं तहे दिल से आपका और सोनी टीवी का, देश का और इंडियन एयरफोर्स का ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बैठने का मौका दिया गया। इतना खूबसूरत देशभक्ति का गाना
और उस पे हम चलते हुए आ रहे थे और आप सब लोग वंदे मातरम कर रहे थे, तो एक अलग ही अंदर मन में एक रज जैसे होता है ना, वो एक फील हो रहा था। तो जैसे बोलते हैं कि सीना गर्व से फूल गया है, तो आप सबसे मिलके यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। कमांडर प्रेरणा जी, इस दिन व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस और हम सब अपने वीरों के बलिदान को याद करते हैं, इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस एंड प्राइड फीलिंग दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तीनों का एक बार फिर अभिनंदन। देखिए सज्जनों, देखिए 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का वो भयानक दिन था जब आतंकियों ने पहलगाम में मासूम निहत्थे सैलानियों पर अमानवीय हमला किया था। कर्नल सफिया, आपसे मैं जानना चाहूंगा, टीवी पर ये दर्दनाक और शर्मनाक हादसा हमसे तो देखा न गया, लेकिन आपके मुख से हम जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला इसके बारे में तो आपके मन में क्या धारणा हुई? सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस ऐसे आतंकवादी हमलों को जवाब देना जानती है। जी। और पाकिस्तान आज ही नहीं, पिछले कई 3 दशकों से ये करता चला आ रहा है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो या 2001 पार्लियामेंट में अटैक, 2008 मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2019 पुलवामा अटैक। कितने गिनवाए सर ऐसे अटैक, और अब ये 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक। तो जवाब देना बनता था सर। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया, और ये एक रिटेलिएशन नहीं था सर, ये एक जवाब था, एक रिजॉल्व था कि ये नया भारत है, न्यू इंडिया है, और अब ये टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। और इसे पाकिस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को बताना था कि ये एक नया भारत नई सोच के साथ है। क्या बात है, वाह। मेरा पहलगाम से श्रीनगर वैली से एक थोड़ा अलग ही इमोशनल कनेक्ट है। मैं वहाँ फ्लाइंग किया है, मैंने वहाँ माउंटेनियरिंग की है, वहाँ के बहुत ही खूबसूरत देखने वाले सेबों के, बादामों के बाग में मैं घूमी हूँ। तो जब ये देखा तो दिल में बहुत ही एक, कैसे कहते हैं कि एकदम बहुत ही डीप पेन वॉज देयर। एक तरह से खूबसूरती को खौफ में बदलने की कोशिश की गई थी, और एक ये बड़ी ही सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इस साल जो पिछला पूरा साल गया है, जो टूरिज्म था वो पीक पे था, उसको तोड़ने की कोशिश करने की ये पूरी वेल प्लान्ड साजिश थी। जी जी। तो इसको जवाब देना तो बनता ही था। कमांडो, आपके मन में क्या चला? जब ये अटैक हुआ था, आई वॉज डिप्लॉयड फॉर सम अदर मिशन, और जब ये पता चला बेहद दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऑर्डर्स आए कि हमें रेडी होना है। इससे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, हमने पूरा जितना भी आर्मामेंट हमें लेना था वो हमने रेडी कर लिया, एंड वी वर रेडी टू स्ट्राइक, एंड दिस टाइम इट वाज गोइंग टू बी स्ट्राइक हार्ड। ऑपरेशन सिंदूर की जो घोषणा हुई जनता के लिए और जो प्रेस मीटिंग हुई, उसमें हमने पहली बार देखा हमारे जो अफसर हैं वो आकर के आपके रूप में आकर के पूरे देश को बता रहे हैं क्या हुआ। और कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि आमतौर पर जो है फोर्सेस के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो पुरुषों के साथ होता है, लेकिन यहाँ महिलाएं जो हैं वो आज लड़ रही हैं अपने देश के लिए, और हमें बड़ा गर्व है आपके ऊपर। धन्यवाद आपका।
जब आपको बताया गया था कि आपको ब्रीफिंग के लिए जाना है तो फिर आपके मन में क्या गया? सर जैसे प्रेजेंटली मैं अभी एक यूनिट को कमांड कर रही हूँ। जी जी। सो जब हमें ये बताया गया कि हमें आना है, तो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। जी हमें बस गो कहने की बात है। जी। सो जब ये कहा कि आपको आना है और बताया गया, तो हम तैयार थे। पर ये खाली एक ब्रीफिंग नहीं थी सर, ये एक ऐसा ऑपरेशन सिंदूर था जो कि बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन था, और हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी कि हमें देश को, हमारी नेशनल लेवल पे और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑडियंस है उनको बताना है कि ये कैसे ऑपरेशन हमने किया। इट वॉज अ रेयर ऑनर एंड रेयर डिस्टिंक्शन जी। फॉर द वुमन ऑफिसर टू गिव सच ब्रीफिंग। सो वी आर जी। थैंकफुल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट टू Yeah. गिव दिस चांस। Yeah. एयरफोर्स में जनरली सारे ऑफिसर्स को ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग करना बहुत ही रोज़मर्रा का काम है, लेकिन यहाँ बस एक बड़ा डिफरेंस ये था कि अब हम ये ऑडियंस बदल चुकी है हमारी। नाउ द ऑडियंस वाज द नेशन इटसेल्फ, और इट ऑल्सो वेंट टू अ ग्लोबल लेवल. The face, the voice, the words, and the effect would actually have a very far-reaching effect. Yes. And not just today. It will actually ring in ears of people till, I think, many, many more years to come. And the fact that it would come from my voice, I felt really, कहते हैं सौभाग्य और सम्मान की बात थी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जी। और अलग एक बात इस ब्रीफिंग में ये भी थी, अभी तक हम ये ब्रीफिंग करते आए थे कि हम ये करने वाले हैं या हम ये करेंगे। जी। इस ब्रीफिंग में हमने ये बताया कि हमने ये कर दिखाया है। वाह, क्या बात है। एक तरह से ये विक्ट्री मैसेज था। कमांडर प्रेरणा जी, भारतीय नौसेना जो है उसके बारे में मेरा ऐसा मानना है कि आम जो जनता है उसको बहुत कम जानकारी है। मैं समझता हूं कि आज एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम आपके मुख से और हम अपनी जनता को भी बता सकें कि ये नेवल फोर्स है क्या और कितने ये महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है जब कभी भी इस तरह का युद्ध होता है। से समुंदर पर भारत की ढाल भारतीय नौसेना है। We are the first line of defense and the first responders in the maritime domain. जी। नई टेक्नोलॉजी से हम लोग सक्षम हैं। रणनीति पर हम लोग गर्व है, चाहे वो दुश्मन की मूवमेंट्स क्यों ना हो, हॉस्टाइल मूवमेंट्स क्यों ना हो, बट एट द सेम टाइम हम लोग अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो भारतीय नौसेना बोथ सरफेस भी है, शिप्स भी है, एयरक्राफ्ट भी है और सबमरीन भी है। तो हम लोग तीनों डायमेंशन में मैरिटाइम डोमेन को डोमिनेट करते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारा भी सीना एकदम चौड़ा हो गया है आप लोगों से मिलकर के। तो इस खेल की ओर आप तीनों का ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। धनराशि जीतने की एक अवस्था होती है यहाँ पर और आपके साथ खेल रहे हैं क्योंकि आप आज एक कोई विशेष कार्य के लिए खेलेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आप वो कॉज का नाम क्या है और उसका वर्णन अगर आप कर सके। जो भी राशि हम यहाँ जीतेंगे वो इंडियन आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड में जाएगा, जो हमारे वेलफेयर के लिए होगा। ओके, इंडियन आर्म फोर्सेस की। एयरफोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन है, वो एक स्कूल चलाता है जिसका नाम है उम्मीद आशा किरण। Okay. ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के प्रोग्रेस और उनको नर्चर करने के लिए है। मेरा योगदान इसकी तरफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर प्रेरणा। सो मेरा योगदान नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन की को जाएगा। ये एसोसिएशन पूरी नेवी एज अ परिवार को सहयोग करेगा इन देयर ग्रोथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब तीनों का। और ये जितने भी अलग अलग कॉजेज के लिए आप खेल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कंपेनियन के रूप में आप तीनों की तरफ से बहुत से दिग्गज यहाँ आए। वो दिग्गज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आपका पालन पोषण किया और आपने जो निर्णय लिया अपने जीवन में कहीं ना कहीं
उनको भी बड़ा गर्व हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस में आपकी नियुक्ति हुई है। ऑलराइट, तो सुफिया जी के कंपेनियन हैं नूर मोहम्मद साहब, ये उनके भाई हैं। शाइना संसारा हैं जो कि उनकी बहन है, और बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। विंग कमांडर व्योमिका जी के कंपेनियंस ग्रुप में आए हैं सुनिष्का सबरवाल जो इनकी बेटी है, निर्मिका सिंह जो इनकी बहन है, और करुणा सिंह जो कि इनकी माताश्री हैं। प्रणाम करता हूं आपको। और RS नीम, ये इनके पिताश्री। बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। आज का खेल जो है वो छठे प्रश्न से शुरू होगा। जहां कहीं भी आप अटक जाएं, आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, तो आप अपनी लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरा ऑप्शन अब की बार इस खेल में एक ये नया है लाइफलाइन, इसका नाम है संकेत सूचक। ओके। उसमें क्या होगा कि कंप्यूटर जी एक आपको हिंट देंगे ताकि आप उसको सोच सकें कि अगर ये हिंट मिल रहा है तो इसका उत्तर ये होना चाहिए। खेल को शुरू किया जाए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए। कर्नल सुफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कमांडर प्रेरणा। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज आपको दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे, उसके ऊपर आधारित है। इस चित्र में दिख रहा है केंद्रीय मंत्रियों के क्रम में अगले कौन है? Who comes next in the sequence of cabinet ministers seen in this image? Can we see the image, please? 2012 से 2014 तक, 2014 से 2019 तक, और 2019 से वहाँ प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जयशंकर। टू प्रेजेंट। ओके, यस। तो अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए श्री अमित शाह, बी डॉक्टर S जयशंकर, सी श्री राजनाथ सिंह, डी श्री नितिन गडकरी। बी सर। बी डॉक्टर बी जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर। जयशंकर। ऑलराइट, बी पे ताल लगाया जाए। That is the right answer, वाला। ये तीनों भारत के विदेश मंत्री हैं। सबसे पहले श्री सलमान खुर्शीद, उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, और फिर डॉक्टर S जयशंकर जी। आजकल ये हमारे फॉरेन सर्विसेज विदेश मंत्री हैं, और कई बार इनका हम इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, बहुत तगड़ा उत्तर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी शायद आर्म फोर्सेज में चले जाएंगे। ऑलराइट, सातवां प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिलेंगे आपको 1 लाख रुपए। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जेम्स क्लियर द्वारा लिखी किस बेस्ट सेलिंग पुस्तक का उपशीर्षक टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स है? Which best-selling book written by James Clear is subtitled Tiny Changes, Remarkable Results? Options देखिए। A. Freakonomics, B. Thinking Fast and Slow, C. Atomic Habits, या D. Nudge? सी C. Atomic। बड़ी जल्दी उत्तर मिल गया। लगा दें ताला? यस सर। C पे Atomic Habits कह रही हैं, ताला लगा जाए। And is the right answer. पहले ही ताली बज गई। ये जो किताब है देवियों सज्जनों, ये सबसे अधिक बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से है। लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस ने हायर प्रोडक्टिविटी के लिए इसे अपनाया हुआ है। एंड सर आई वुड रिकमेंड जितने भी यंग माइंड्स हैं, दे शुड रीड दिस बुक। कोई भी आप हैबिट है आपकी, आप एक बार एक काम करते, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि शाम को 6 बजे मैं एक काम करूंगा या करूंगी, तो आप रोज करिए, चाहे वो छोटा सा काम हो, तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। ये बुक का इसमें जो मेन मुद्दा है बताने का ये है। ये मैंने कोशिश की और मैंने किया भी है। ओह वाह। ये जो बुक है ये बस आपको प्रवचन नहीं देती है, ये आपको तरीका भी बताती है कि आज ये बदलो, कल ये बदलेगा, तो वो आपको पूरा हाथ पकड़ के बताती है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक टू रीड। इस किताब को तो हम जरूर पढ़ेंगे। अभी तक हम सोच रहे थे कि हमारा रोज का जो कार्य है वो है दांत साफ करना, लेकिन अब हमको सोचना पड़ेगा कि इससे आगे भी और कुछ अच्छा किया जा सकता है। देखिए सज्जनों,
7 मई को भारत ने आतंकी कैंप्स में हमला किया और ऑपरेशन सिंदूर का शंखनाद किया। और ये ऐलान किया कि अब भारत दबता नहीं किसी से। अब भारत दबता नहीं किसी से, अब भारत का दबदबा है कि नहीं? और ये दबदबा आपने दिखाया अभी जब आपसे बात कर रहे थे कि जब भी आपसे बात होती है या आपको बुलावा आता है एक तरह से, आपने कहा कि आप हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। और हम जानना चाहेंगे आप सबसे कि जब आपके सामने ये बुलावा आया तो आपके मन में क्या चलता है? सर जैसे 6 और 7 मई की जो रात थी जी उसमें जैसे कि ब्रीफिंग वगैरह में भी बताया गया कि ये वक्त आ चुका था कि हम एक करारा जवाब दें। जी और हमने ये भारत देश का एक निर्णय, भारत देश ने ये लिया कि अब वो जो आतंक का जो नाग है उसके फन को कुचलने का समय आ चुका है। वाह क्या बात। तो ऐसे हमने अटैक किए, अंदर दुश्मन के सीमा के अंदर घुस के, जहां पे हमने इस तरह से टारगेटिंग की कि वहां कमर टूट जाए। जी जहां भी आतंक का पैदाइश है, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है या आतंकवाद के जो मैं कहूँगी कि कैक्टस है उसको जो भी नर्चर कर रहे हैं और जिसको पानी खाद वगैरह दे रहे हैं उनके हाथ तोड़ दिए जाएं। वाह क्या बात है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलके ऐसे कुछ 21 टेरर कैंप्स को रिकॉग्नाइज किया कि ये ही मेजर कैंप्स हैं जहां पे अगर कि अटैक हो, जी हाँ अगर हमें करना है तो इन्हीं में से चूज करके करेंगे। जी और इनमें से भी कुछ 9 कैंप्स को चूज किया गया कि यही मेन गढ़ हैं जी हाँ जहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन होता है, मेन लॉन्च पैड्स, हैंडलर्स वगैरह को ट्रेन किया जाता है। तो एकदम जड़ में जाके मारने की कोशिश थी। जी तो एयरफोर्स ने और आर्मी ने मिलके, नेवी ने मिलके रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक उस 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। वाह क्या बात है। पाकिस्तान की 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर, एक है जैश-ए मोहम्मद, एक लश्कर तैयबा। जी तो जो हमने 9 अटैक किए थे उसमें से ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट थे सर। जो भावलपुर है वो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ओके जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ या पठानकोट बेस, क्या वो सारे टेररिस्ट यहीं से ट्रेंड हुए थे। यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर था और यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती थी सुसाइड बॉम्बर्स की। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। उसी तरह लश्कर तैयबा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुरीद के पे था। मुरीद के में आप सबने सुना है अजमल कसाब का नाम, जी और डेविड हेडले जो मास्टरमाइंड था 2008 मुंबई अटैक का, वो भी यही ट्रेंड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों हेडक्वार्टर को खत्म करना कितना जरूरी था। बिल्कुल। बोला ही नहीं, करके दिखाया। इनको जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी था सर। जी हाँ जी हाँ। और ये तीनों फोर्सेस ने मिलके इसको खत्म किया और एक संदेश दिया पूरे देश को, विदेश को, कि अब नहीं, अब ये टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात। ये जो 2 जगह हमने आइडेंटिफाई की, आप ये सोचेंगे कि दुश्मन ने इतने नायाब तरीके से ये खेल खेला था कि ये दोनों जगह जो टेरर कैंप्स थे, टेररिस्ट को सिखाने के कैंप्स थे, वो
अपने सिविलियंस की ढाल के बीच में बना रखे थे, ओह, ताकि अगर कोई उन पे अटैक करने की कोशिश भी करे तो कोलैटरल डैमेज या सिविलियन जनता पे ज़रूर उनको क्षति पहुंचे। लेकिन इंडिया बीइंग अ पीस लविंग कंट्री, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बस टेरर से हमारा वो है। जी, हम जी। तो चाहते हैं हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ एकदम सिनर्जी के साथ रहे। जी। हम आखिरकार एक ही मिट्टी के बने हैं। हाँ जी, तो हमारे पास इस तरह के नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स आ चुके हैं। एक नए भारत की बात जैसे मैम ने की थी, इतने अच्छे वेपन्स है, इतने प्रेसिजन वाले वेपन्स है, लॉन्ग रेंज प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स कि मुरीद के जो इतना फैले हुए एकदम इमारतों के बीच में उन्होंने एक टेरर कैंप बनाया था, वहाँ उसके एकदम बीच में जाके अटैक किया, जो आपने 4 वीडियोस भी ब्रीफिंग में दिखाए गए जी थे। जी जी। बस टेररिस्ट को क्षति पहुंची है, आसपास जो आवाम थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे हमारा संदेश एकदम क्लियर था। आमतौर पर युद्ध में एक ये बड़ा सवाल उठता है कि सिविलियन जो है उसकी दशा खराब नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। जी, इसकी देखरेख करके आपने वहां अटैक किया और सफल हुए, ये बहुत ही बड़ी बात आपने अचीव की। ऑल थैंक्स टू द साइंटिस्ट जिन्होंने ये सारी मिसाइल्स बनाने हाँ, में जी, हेल्प जी। की हमें, बिकॉज उनकी वजह से वी वर एबल टू डिलीवर ऑर्डिनेंस ऑन टारगेट एंड कोई भी सिविलियंस को कोई हार्म नहीं कोई हुआ हार्म नहीं था। पहुंचा। जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हमने ये प्लान किया तो हमारा मकसद बहुत क्लियर था कि ये जो हमारा अटैक है वो बहुत ही मेजर्ड है, कैलिब्रेटेड है एंड नॉन एस्केलेटरी है, जो बिल्कुल किसी को उकसाता नहीं है और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ सारी आर्म फोर्सेस ने मिलके, जिसमें आर्म फोर्सेस ही नहीं बल्कि ये कि होल ऑफ नेशन अप्रोच था, जी हाँ। जिसमें हमारी सारी मिनिस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट थी, लोकल्स थे। और इसी मंच में मैं आज सारे जितने हमारे देशवासी हमारे साथ खड़े थे और जो हम पे कॉन्फिडेंट था, उसकी वजह से हम इसको सक्षम कर पाए। तो मैं सारे भारतवासियों का शुक्र अदा करना चाहती वाह, हूँ। वाह, They have a क्या trust in us. ओके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन सारी बातों को अपने मन में रखते हुए जो आपका प्रिंसिपल है वॉर के टाइम का, उसका उदाहरण दे करके ऐसा कार्य करना ये बड़ा कठिन होता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आप लोगों ने उसे निभाया और इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत गर्व के साथ देखते हैं और धन्यवाद देते हैं। कमांडर प्रेरणा, आपके मन में क्या चला उस समय? सर, उस वक्त जब पहलगाम का अटैक हुआ था, नेवी तैनात हो गई थी। नेवी का ड्यूअल रोल होता है सर, मैरिटाइम बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, जी हाँ जी, दुश्मन पे एक डेटरेंस पोस्चर पे खड़े रहना, एट द सेम टाइम इकोनॉमी को स्टेबल रखना। बिकॉज ये सारे जो ट्रेड रूट्स होते हैं, इट कम्स थ्रू द सी रूट्स जो जीरो है। जी तो ये ड्यूअल काम नेवी ने हमने बेहतरीन तरीके से निभाया। जी। एंड इसके अलावा भी हमारे जो मैरिटाइम बॉर्डर्स है, कोस्ट्स है, उनको भी प्रोटेक्ट किया था। बिकॉज पहले भी हमने देखा था कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स पानी से भी कोशिश हैं, करते जी, हैं आने आते की। हैं। तो ये तीनों काम बुलंद तरीके से नेवी ने डिड अ फैंटास्टिक जॉब। या एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस मिशन, आई थिंक इट्स अ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी। यस, थैंक यू सर। जो आपने बात बताई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्र से ही हमारा ट्रेड होता है, लेन देन होता है अन्य देशों से, वो भी चलता रहे ताकि वो ना रुके। क्योंकि कई बार दुश्मन जो होता है ना, वो पहले सबसे पहले उसी को रोकने की कोशिश करता है जी कि सर। आपका ट्रेड जो है वो बंद हो जाए, आप तकलीफ में आ जाएं। जी, तो उसको सही भी कहा। प्रोटेक्ट करना, साथ साथ युद्ध भी करना और बाकी जो बॉर्डर है उसकी भी देखभाल करना, क्योंकि दुश्मन जो है कहीं से भी अंदर आ सकता है। करेक्ट। फैला हुआ है भारत देश 3 कोनों में और वहां से समुद्र है, वहां से आ सकता है। हमें बड़ा गर्व होता है जब आपके मुख से सुनते हैं। कई बार ये देखा गया है आप तीनों के साथ, आप तीनों अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य यहाँ पर हैं, कि एक जॉइंट एफर्ट बनता है कि कैसे तीनों एक साथ मिल करके युद्ध में जाएं और किस जगह पर कैसे उसका वार किया जाए। ये जो यूनिटी है आप तीनों की, ये कैसे होता है जब रियलिटी में उसको करना पड़ता है? सो जैसे त्रिशूल एक सिंबल है संतुलन, शक्ति और फोर्स का, वैसे ही भारतीय बल जो हर आर्म फोर्सेस है, त्रिशूल की शक्ति के रूप में है। ये हम तो टुगेदर हम लोग तीनों दिशाओं से देश की रक्षा करते हैं, वाह। चाहे वो आर्मी हो, थ्रू लैंड,
नेवी डोमिनेटिंग द सी, एयरफोर्स, स्काई, ये थ्री फोल्ड पावर जो है ना सर, ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आता है नेवी पे। ओके, अब ध्यान आ जाए एक बार फिर से गेम के ऊपर। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1 लाख रुपए जीत लिया आपने अपनी संस्थाओं के लिए। अब आएगा 2 लाख रुपए का प्रश्न और ये है 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। प्रयोगशालाओं में अक्सर उपयोग किए जाने वाले चित्र में दिख रहे इस उपकरण का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर है? Commonly used in laboratories, the object seen in this image is named after which scientist? Can we see the image, please? ओके। ओह, पेट्री डिश। क्या है ये यार? पेट्री डिश। बैक्टीरिया। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। हाँ, ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन है ए जूलियस पेट्री, बी जोसेफ लिस्टर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डी लुई पेस्टर। D is the It's answer, but called a petri dish. तो ए जूलियस पेट्री। ए मैम सर ए पेट्री डिश है ये। जूलियस पेट्री जी लगा दे ताला। जी। जूलियस पेट्री ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह वेल डन। ये बहुत भयंकर दिख रहा था, पता नहीं क्या है ये, लेकिन देख करके हम अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इसका उत्तर ये होगा। जूलियस रिचर्ड पेट्री एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और 1880 के दशक में उन्होंने पेट्री डिश के बारे में पेपर पब्लिश किया, yes. जो उस समय बैक्टीरियल कल्चर के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी। जी। और इसकी जानकारी आपको कैसे मिली ये हम जानना चाहेंगे। अपने स्कूल के बायोलॉजी लैब में हमने काफ़ी यूज़ किए हैं। जब जो सबसे पहला आई थिंक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम चीक सेल्स को देखने का, हाँ। पेट्री डिश में पहले रखते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं 2 स्लाइड्स के बीच में माइक्रोस्कोप के अंडर। माय फादर हैज़ बीन अ साइंस टीचर, ओह ओके। तो ये बातें तो आम थी हमारे घर में। ऑलराइट, दिव्या सज्जनों, इस आतंकी हमले के दौरान मासूम सैलानियों की सहायता करने के लिए सबसे पहले वहां के जो कुछ स्थानीय लोग थे वो आगे आए। उस दिन का हाल उन्हीं से हम सुनना चाहेंगे। कैन वी क्यू टू दैट वीडियो प्लीज? बाईस का जो सुबह शुरू हुआ तो आम दिनों जैसा शुरू हुआ। 2:15-2:30 बजे के करीब जो मुझे फ़ोन आया है थाने से, क्योंकि मैं जनरल प्रेसिडेंट हूँ, उन्होंने कहा कि बाईसरन में क्या हुआ है। विनय नरवाल जो कि नेवी के ऑफिसर थे, उनकी वाइफ वहाँ पे थी। मैंने उनको हमने उठाया, अपने बाइक पे बिठाया, उनको बीच में बिठा के मैं आगे था, उनकी वाइफ को पीछे रखा, उनको सीट के साथ बांधा ताकि अच्छे से मैं इनको ट्रांसपोर्ट कर पाऊँ। कुछ भी करके उनको एम्बुलेंस तक पहुँचाया। हमें सबसे ज़्यादा सदमा उस टाइम लगा जब मैंने एक औरत को घोड़े पे बिठाया। मैंने बोला अब क्या होने वाला है, अब हम आपको बचाते, अब नीचे जाओ। उसने बोला मैं किस तरह नीचे जाऊँ? हम नीचे से 2 आए थे, मेरा हस्बैंड भी आया था, वो यहाँ गिरा हुआ है, मेरा दिल मानता नहीं मैं नीचे जाऊँ। 26 लोगों को उन्होंने वहां पे शहीद किया है। वो मतलब एक बार मारा उन्होंने, हमको उन्होंने बार बार मार के रखा है। उन दरिंदों ने हमें एक दाग दिया, जो हमने मेहनत की थी, उसने वो सब मिटाने की कोशिश की। उनका मिशन ही यही था कि कश्मीर में टूरिज्म ठप होना चाहिए, कश्मीर में कोई आना नहीं चाहिए, यहाँ के नौजवान ड्रग एडिक्ट होना चाहिए या बंदूक उठाने में मजबूर होना चाहिए। हम उन लोगों से एक वाजिया अपनी तरफ से एक मैसेज करते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, ये हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है कश्मीर, यहाँ पे आना चाहिए। उन दरिंदों को एक करारा जवाब देना चाहिए।
बड़ा गर्व होता है हाँ जी जब सर। वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने आगे बढ़ करके सहायता की। बहुत ही ये अद्भुत काम था उनका। सर मैं यहाँ बताना चाहती जी। हूँ, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में डिप्लॉयड हैं, हम उनकी सुरक्षा भी करते हैं और साथ साथ में हम सद्भावना प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। ओके। तो जैसा आप सबने वीडियो में देखा, ये देख के बहुत खुशी होती है कि वहाँ की जो आवाम है कश्मीर की, जी, जी। वो एक है। एकता में अनेकता होना, जी यही एक हमारी बहुत बड़ी यूनिटी है और एक हमारी ताकत है। तो ये वीडियो से पता चलता है कि जो वहाँ के कश्मीरी हैं, उन्होंने किस तरह से विक्टिम को मदद की। जी उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, बट वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है या। और ये वो समझते हैं कि ज़रूरी है। जो पाकिस्तान ने जो ये एक्ट किया, ये बहुत ही बारबेरिक था, बहुत ही घिनौनी हरकत थी। जो कश्मीरियों ने अभी कहा इसमें कि अब ये नहीं होगा, या। अब एक नया भारत है, नई सोच है और हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे। तो मुझे लगता है जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमें उनको एक सलाम करना चाहिए, उन सब कश्मीरियों का जिन्होंने विक्टिम्स की मदद की और पूरा पूरा सपोर्ट किया इस ऑपरेशन को करने के लिए। जय जय जय। हम बहुत बहुत सराहना करते हैं सभी की, और जैसा आपने कहा कि हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए, हम बिल्कुल सैल्यूट करते हैं उन्हें। और ये भी कहा कि देखिए ये जानबूझ करके ये किया गया था कि ताकि टूरिज्म जो है वो बंद हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग यहाँ आए, ये सुरक्षित जगह है और यहाँ से फिर इस तरह का कोई हादसा कभी फिर ना कभी ना हो। और ये बहुत बड़ी बात हमको देखने में आई। ये जब आपका अटैक हुआ आप लोगों की तरफ से और पाकिस्तान से रिटेलिएशन भी हुआ, ये कैसे हुआ और क्या हुआ, इसके बारे में आप कुछ वर्णन दे सकेंगे? अच्छा, जब ये हमने जब अटैक किया जी। तो ये तो बिल्कुल ही लाजमी था कि अटैक वहां से वापस आएगा। आखिर उनके पास भी फौज है, हमारे पास भी फौज है और ये हम बिल्कुल तैयार थे कि एक अटैक आएगा और हम लोग एकदम ऑफेंसिव पोस्चर में आ चुके थे। जी, जी। और जब ऑफेंसिव पोस्चर की बात करते हैं तो उसमें डिफेंस भी ऐड होता है। जैसे तलवार धारक को देखते हैं तो एक हाथ में तलवार होती है लेकिन दूसरे हाथ में ढाल भी होती है। ढाल भी होता है, जी। तो ऑफेंस नेवर गोज अलोन, देयर इज ऑलवेज ऑफेंस एंड डिफेंस। तो ये बड़े ही गर्व के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि इंडिया के पास बहुत ही बढ़िया एक डिफेंस सिस्टम है जी। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इंडिया की बहुत ही बढ़िया रिसर्च इंडस्ट्री जो है उनके ही मेहनत से वो कारगर हो पाया है। जी जी जी। सेकेंड डे जब दुश्मन के साइड से हमारे ऊपर बहुत सारे ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए तो एक बहुत ही सक्षम, सशक्त एंटी ड्रोन सिस्टम जो कैपेबिलिटी इंडिया को, इंडिया के ही आत्मनिर्भर जो एक हमारी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उसी के थ्रू ये जो हमारे पास एक कैपेबिलिटी आई है, उसी ने हम सबको ये बिल्कुल आश्वासित कर दिया था कि ये जो ऊपर से ड्रोन्स आ रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी आहत नहीं पहुंचा पाएंगे और इनको हवा में ही एकदम खत्म कर दिया गया। जी। तो अगर मैं कह सकती हूँ यहाँ पे तो मैं ये 2 लाइन बोलूंगी कि सुरक्षित रखते हैं जल, थल और नभ, आत्मनिर्भरता से ये हुआ संभव। क्या बात है। ऐसे ही एक आम आदमी की सोच है, जो मैं अपने आप को आम आदमी समझता हूँ, कि कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन ने कुछ ऐसा औजार भेज दिया, आपने उसका मुकाबला किया। क्या ये हो सकता है कि कभी कभी वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं ताकि पता चले कि आपके पास क्या औजार है? ये मैं बताना चाहूँगी सर आपको कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जैसे कि अभी व्योमिका ने भी बताया आपको कि हिंदुस्तान की जो फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलके बहुत बढ़िया उनको जवाब दिया। जी। जब ये 300 से 400 ड्रोन्स उन्होंने वेव्स के फॉर्म में भेजे थे सर, कुछ आर्म्ड थे, कुछ अनआर्म्ड थे। ये उन्होंने एलओसी में भी किया और उन्होंने आईबी पे भी किया। और आप सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय अगर उसका उल्लंघन करो तो वो भी गलत है। तो जब उनके जो वो ड्रोन्स आए थे, उसमें से कुछ ऐसे ड्रोन्स भी थे जो वो अंदर उन्होंने वो देखना चाहते थे कि हमारे लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन कहाँ है, हमारे हथियार कहाँ है। तो उन्होंने वो भी एक नीति अपनाई। पर हमारे जो एक एडी की सिस्टम है, जिसको हम बहुत ही रोबस्ट है, लेयर्ड है, टियर्ड है, ये एडी का एक सिस्टम है सर। और हमारी जो लिगेसी गन्स भी हैं, उन्होंने बहुत बाखूबी वो काम किया। हमने उसको डिटेक्ट किया और डिस्ट्रॉय किया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं सर कि जो आज की वॉर है वो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन वॉर है।
जिसमें काइनेटिक, नॉन काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब है जब हम किसी चीज को फिजिकली करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। नॉन काइनेटिक है जो बिना कुछ किए, बिना कुछ जैसे कि किए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो ये मिलता जुलता एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो आर्म फोर्सेस, जी हाँ। आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी है, इन सब ने मिलके इस कैंपेन को चलाया। और इस जगह पे सर मैं बताना चाहती हूँ, इस कैंपेन को पूरा करने में स्पेशली आप लोगों ने हमारी ब्रीफिंग सुनी थी जब मैंने बताया कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की, जी हाँ। तो उसको काउंटर भी किया हमने। जी। पर इसमें जो योगदान था उसमें 140 करोड़ जो हमारी जनता है उसका है। क्योंकि आज की वॉर सिर्फ बंदूक या बंकर की नहीं रही सर। आज की वॉर बाइट्स, बिलीव की भी रह गई है सर। वाह, क्या बात और है। ये जो बिलीव है वो आप लोगों का है। वाह, क्या बात। सैल्यूट टू एवरीवन, दोज हु वर इन द यूनिफॉर्म, दोज हु वर नॉट इन द यूनिफॉर्म, उन सबको मैं सलाम करना चाहूंगी। जी। बहुत विश्वास था हम लोग सबको कि हम लोग विजयी होंगे और विजयी होकर के हमने दिखाया। बहुत अच्छी बात कही आपने कर्नल सर सूर्या। एक्चुअली हम लोग जब ये एक सेना बल की बात करते हैं तो अकेले वो नहीं होते जो हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं या फिर हम परेड करते हैं। एक तरह से अगर आप सोचें तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ये पूरे भारत की जो जनता है जो वाह। एकजुट होके हमारे साथ थी। आई थिंक ये 5 लोग बन के ही जो ये मुट्ठी बनी है उसी से हम ये सारी एक डिटरेंस और एक पंच दे पाए हैं। डिटरमिन्ड पंच। वाह, क्या बात है। ऑलराइट, प्रेरणा जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नेवी ऑल्सो एकदम गार्डिंग द सी तैयार बैठी हुई थी। सो बैटल एट सी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बिकॉज इसमें कोई एक ही डायरेक्शन नहीं होता। इट इज़ अ 360 डिग्रीज ऑफ अनसर्टिनिटी विथ नो रूम फॉर एरर। सो कहीं सीमा नहीं होती, छुपने की जगह नहीं होती, हाँ। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। एनिमी कैन बी बिलो द सी, ही कैन बी बियॉन्ड द होराइजन, या हवा में भी हो सकता है। बट जब पूरी क्रू जो एक सेंसर का काम करती है हाँ। और हमें एक लाइफलाइन होती है विच मेक्स अ डिसीजन, वी आर ऑलवेज रेडी टू स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड, ताकि वो याद रखे कि उसने किससे पंगा लिया है। सज्जनों देखिए, इस आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चलता रहा और लगातार गोलीबारी वगैरह, बमबारी वगैरह चलती रही। आसपास के जो इलाके थे जैसे कि राजौरी, पुंछ, अमृतसर, पठानकोट आदि में रहने वाले लोग जो थे इससे काफ़ी प्रभावित हुए और एक तरह का भय पैदा हो गया उनके मन में। ऐसे में भय का जो वातावरण पैदा हो जाता है ये स्वाभाविक है, लेकिन भारत के वासी वो करते हैं जो अस्वाभाविक होता है। वे निडर बने रहे, उन्हें भरोसा था भारत के सैन्य बल पे और अपने देश पे। ये है असली भारत, है कि नहीं जी? ऑलराइट, तो हमारी टीम जो थी देवी सज्जनों, ये पुंछ और पठानकोट में कुछ स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में उन्होंने बातचीत की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास एक वीडियो है उनका, किस तरह से वो बात किया उन्होंने। पुंछ एक ऐसा एरिया है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और हम जब सुबह उठते हैं तो हमें काफ़ी हैरत भी महसूस होती है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी इंडिया कम और पाकिस्तान के बॉर्डर ज़्यादा दिखते हैं। बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूलों में जाना कितना मुश्किल है जब फायरिंग होती है। कितना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि हमारे बच्चे कब वापस आएंगे, कितनी मुश्किल से वापस आएंगे। रात का 1 बजे का समय था जब न्यूज़ आई है, चैनल्स पे हर जगह चली कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। देखते ही देखते सर क्या हुआ कि पुंछ के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने बम गिरना स्टार्ट हो गए। 1 बजे से जो फायरिंग स्टार्ट हुई वो सुबह 6 बजे तक चलती रही। कहीं भागकर किसी मकान में बढ़ गए, कुछ लोग जो थे नज़दीक वाले इस बैंकर में आ चुके। हमारी इंडियन आर्मी ने उस तरीके से उनको जवाब दे रही थी, अगर वहां से 10 फायर आ रहे थे
तो हमारे यहाँ से 20 जा रहे थे। तो हमें तो अपनी आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि उसी की वजह से ही शायद आज अगर हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं या पुंछ हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो हमारी भारतीय सेना की देन है। इंडियन आर्मी को हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, इस तरह हम भी उनके साथ तैयार हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने के लिए तैयार हैं, अपना खून भी उनके लिए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का मसला है, हमारे वतन का मसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैंने एक कुछ लाइन लिखी थी हाँ हाँ, जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी ये जो एक मिश्रण है, एक सिनर्जी है, इंटर ऑपरेबिलिटी है बिटवीन दी जल, थल और सेना, और ये अभी नहीं, सर हमने हर युद्ध में देखा है। जी जी। सो कुछ पंक्तियां हैं जो एक सैनिक की तरफ से है। क्योंकि मैं वक्त नहीं, ना ही मैं इतिहास हूँ, वाह। मैं वो वीर सैनिक हूँ जो तिरंगे पे लिपटा या दुश्मन को ध्वस्त करके खून का बूंद बूंद मातृभूमि में न्यौछावर करता। हर जन्म में मैं योद्धा धर्म निभाऊंगा, और यह दास्तां मैं बार बार दोहराऊंगा, और यह भी सुनाऊंगा कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस इस तरह मनाऊंगा। जय हिंद। वाह क्या बात है। आगे चलते हैं खेल में। यहाँ पर भी एक युद्ध चल रहा है कि कितना रुपया कमाया जाए। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए अब आपके सामने आने वाला है। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी राक्षस ताल नामक स्थान के पास से निकलती है? Which of these rivers originates near a place called राक्षस ताल? ऑप्शन देखिए। ए इंडस, बी रवि, सी यमुना, डी सतलुज। पता है? Can we take the audience point? लाइफलाइन इसके बारे में सर हम श्योर नहीं है। तीनों ही लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? Yes, ओके, sir. शांत हो जाइए। ठीक ठीक है For- जी। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस पर सर हम Audience ऑडियंस ऑडियंस पे भरोसा करना चाहिए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई है आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। ब्यास और नावी और सचमुच कहाँ है? समय समाप्त हो गया। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 53%। ए को मिला है 24, बी को मिला है 16 और सी को 7%। क्या कीजिएगा? Will we go with audience? We'll go with audience. You go with the audience? अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या करें? लगा दें ताला? डी पे ताला लगाया जाए। Yes, the audience is right. All right. Thank you. सरसले तिब्बत से निकलती है और राक्षस ताल को राक्षस ताल भी कहा जाता है या राक्षस ताल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि एक बार रावण ने यहाँ पर स्नान किया था। अच्छा। अलग अलग कहानियां चलती रहती हैं ऐसी, इसलिए उसका नाम राक्षस ताल रखा गया। ओके, ये एक मौका देखिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही थोड़ा कठिन है। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप गलत हो गई ना तो आप नीचे गिर जाइएगा 25,000। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी संस्था में ढेरों लाखों रुपए दान में दे सकें। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है? Which of these missiles has a range of more than 5,000 kilometers? Options: A. नाग, B. आकाश, C. अग्नि 5 या D. पृथ्वी 2। अग्नि 5 सर। अग्नि 5? यस सर, सी को C. अग्नि 5 पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं।
बिल्कुल सही जवाब निकला है ये वाला। 5 लाख रुपए जवाब प्रश्न हो गया है और इसके उपलक्ष्य में 5 लाख रुपयों का एक चेक आएगा। ये 5 लाख रुपए का चेक। थैंक यू। अग्नि 5 में परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया। भारत में ही ये बनता है डीआरडीओ। हमें बड़ा गर्व होता है जब भारत में जो चीज़ बनी हुई है वो आज दुश्मनों के लिए वो उसका प्रयोग किया जा रहा है। 5 लाख तो कम से कम आप निश्चित रूप से ले जाइएगा यहाँ से, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और भी आगे जाएं। ऑलराइट देवियों सज्जनों, जब भी सैन्य बल का वर्णन होता है तो आमतौर पर पुरुषों की बात होती है, लेकिन आज इस मंच पर ये जो 3 सशक्त महिलाएं हैं, इन्होंने साबित कर दिया है कि भारत की सेना में महिलाएं भी भाग ले सकती हैं और ले रही हैं। हम सब इन तीनों से इनकी इस यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो इंडियन आर्म फोर्सेस में, स्पेशली इंडियन आर्मी में जो महिलाएं आना शुरू हुई वो 1992 से स्टार्ट हुई हैं। और आज अभी देख सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया कि वुमेन ऑफिसर्स को कमांड दी जाए। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत सारी जो महिलाएं, 100 से ज़्यादा महिलाएं जो कमांड कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दायित्व था उन पे। बिल्कुल और सही। उन्होंने बहुत ही बाखूबी से निभाया। उसका कारण ये है कि हमारी ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेनिंग है वो सबको बराबर दी जाती है। आर्मी एक जेंडर न्यूट्रल फौज है और जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है वही सोल्जर्स को है, वही ऑफिसर्स को है। इसीलिए हम इसमें अपनी हमारी क्षमता है सर। सिमिलरली फॉर द एयरफोर्स एंड द नेवी सर। सर एक एयरक्राफ्ट को नहीं पता है कि उसके कंट्रोल्स पे एक कौन मेल बैठा है? बैठा है या फीमेल बैठी है। जी जी जी, वाह क्या बात है। और एक आपके कौशल, आपका अभ्यास और आपका जो एक करेज है अंदर, जी। वो चीज़ जब डेवलप होती है तो आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल सही। आज एक आदमी भी बहुत अच्छा शेफ़ है ओनली बिकॉज उसने ये ट्रेनिंग की है, उसने अपने अंदर की वो जो कलिनरी स्किल्स है उसको डेवलप कर दिया है। एक तरह से अगर अब मैं आपको बोलूं कि ये बहुत आम धारणा हमने बना ली थी कि अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखा देंगे तो वो आराम से जाके रोटी एक्सेप्ट कर लेती थी कि मैं रोटी तो मेरा काम है, मैं बना लूँगी। जबकि ये मैं कहना चाहूँगी, रोटी बनाना एक सूखे आटे से इतना स्वादिष्ट एक रोटी बनाना, सॉफ्ट बनाना जो आपको पसंद आए, गोल बनाना, ये भी एक कला है। बहुत बड़ी कला है। जिसकी ट्रेनिंग वो एक जो लड़की है वो लेती है। बाइक चलाना और रोटी चलाने में मुश्किल तो मुझे रोटी बनाना ही लगता है। लेकिन ऐसी धारणाएं बना ली है कि नहीं, रोटी तो ये आराम से सीखेगी, ये सीखेगा। अगर हम ये इंटरचेंज कर देंगे और उसी तरह की ट्रेनिंग देंगे तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं रह पाएगा। ना मिसाइल ऑपरेटर को, ना मिसाइल को पता है कि ऑपरेटर में ट्रिगर कौन दबा रहा है, ना वेपन ऑपरेटर को पता है कि क्या कर रहा है, ना जो पायलट फ्लाई कर रहा है, जिसको फाइटर कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोलर की आवाज़ एक मेल है या फीमेल है। तो मेरे हिसाब से ये अभ्यास और आपके अंदर की एक तरह से एहसास है वो कि आपको क्या कर गुजरना है। आदमी और औरत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बात, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा। कौन सा हवाई जहाज चलाती हैं आप? मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। मैं चेतक और चीता उड़ाती हूँ। कौन है प्रेरणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? सो आई थिंक जो बेस्ट मैसेज इंडियन आर्म फोर्सेस ने दिया है एंड स्पेशली इंडियन नेवी ने दिया है कि वी आर ऑल जेंडर न्यूट्रल सर्विस, इज मुझे एक मौका एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ नेवल वॉरशिप। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है एंड जो फेथ द आर्म्ड फोर्सेस हैड ऑन मी, माय ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑन मी, कि ये लड़की करेगी, अच्छा करेगी, बिकॉज हमने उसको ट्रेनिंग अच्छी दी है। एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दिस बाकी जो
women officers है या बाकी जो लड़कियां हैं will definitely aspire to be part of this जी। dream and this organization of or this armed forces. जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत सारे कंटेस्टेंट से आते हैं जो कि महिलाएं होती हैं, और हालांकि उनकी जो शिक्षा वगैरह है जो किसी और दिशा में है, लेकिन उनके मन में है कि हमको आर्म फोर्सेस में जाना है, और वो अप्लाई करते हैं, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कहते हैं हम फिर से ट्राई करेंगे, फिर से इम्तिहान देंगे, और वहाँ जाने के लिए करती हैं। सर यही जज्बा चाहिए। हाँ जी, यही जज्बा होना चाहिए सर। ये यहाँ पे बिल्कुल। काफ़ी महिलाएं भी बैठी हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप बस इस बात का ध्यान रखें कि मैं शक्ति हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है। अगर ये जज्बा है आप में, आप कुछ भी कर सकते हो। वाह, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप में शक्ति है तो वो प्रबल हो सकती है। वाह। तुलस भैया, आपको किसने प्रेरित किया कि आप आर्म फोर्सेस में जाएं? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जो कि 3 पीढ़ी से, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, ये सब आर्मी में थे। ओह रियली? वाह। और मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो मेरी ग्रेट ग्रैनी थी, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में थे। वाह, ओह वाह। और हमारी फैमिली में कुछ ऐसी महिलाएं थी जो साया थी रानी लक्ष्मीबाई का। तो बचपन में से लोग घर में बच्चों को लोरियां सुनाते हैं। मैंने लोरियां नहीं सुनी, मैंने वो वीर गाथाएं सुनी, मैंने वो बातें सुनी वाह, क्या बात है। कि एक करेज क्या होता है। तो बचपन से वो जज्बा था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। जी जी। और एक कोई पर्पस था, प्राइड था, पैशन था। तो मैंने 99 में अपनी एकेडमी ज्वाइन की, पर उससे पहले मैं रिसर्च कर रही थी बायोकेमिस्ट्री में सर। ओके। तो तब मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे अपने ड्रीम को ट्रांसफॉर्म करना है, फ्रॉम दी बायोकेमिस्ट्री टू बैटलफील्ड। वाह। मैं लेक्चरर भी थी, सो क्लासरूम से कॉम्बैट जोन बहुत अंतर है। और जो मैं वाइट कोट, लैब कोट पहनती थी, वो जो मैं बायोकेमिस्ट्री में, हाँ जी। लैब में, उससे मैंने चुना कॉम्बैट मटेरियल। जो आज मैंने पहनी है वर्दी, ये मेरे लिए सिर्फ एक फैब्रिक नहीं है, ये मुझे याद दिलाता है, जुनून जलाता है मेरे अंदर कि ये एक पैशन है, प्राइड है अपने देश के लिए मर मिटने का। क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको कहने से। वाह। भूमिका जी, सर इनके परिवार में तो एक खानदानी चीज चल रही आ रही है, आपके खानदान में भी ऐसा ही है क्या कुछ? सर नहीं, मेरे परिवार में मैं पहली महिला हूँ जो रादर पुरुष में से भी पूरे जी। परिवार में से मैं आई थिंक मैं पहली ही पर्सन हूँ जो आर्मी या एयरफोर्स में या आर्म फोर्सेस में आए हैं। करीब 6ठी 7वीं की क्लास थी, तो उसमें हम लोग अपने क्लासरूम में डिस्कस कर रहे थे कि आपके सबका नामों का मतलब। तो किसी ने चिल्लाया कि हाँ आपका नाम व्योमिका है, डॉटर ऑफ द स्काई। जी। तो कि तुम आकाश को छूने के लिए बनी हो। ये बात फिर ना एक तरह से मन में घर कर गई। तो जो हम सामने देखते थे, फिर मेरा सर ऐसा हो गया आसमान की तरफ। और जब मैं आखिर में 12th क्लास से पास आउट हो रही थी, तो मेरी एक बहुत ही फेवरेट टीचर हैं मिसेस नीलम वासन, जिनके कुछ शब्द मेरे को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया कि मेरे अपने ऊपर जो कभी कभी स्कूल के टाइम पे सेल्फ डाउट हो जाता है, उन्होंने वो मिटाने में बहुत ही कारगर रही। और उन्होंने मेरे आखिरी स्लैम बुक में लिखा कि व्योमिका तुम आकाश को छूने के लिए बनी हो। तो वो चीज़ बहुत ही दिल को छू गई। और 7th क्लास टू बिफोर आई जॉइन द अकेडमी, मैं इतना फैसिनेटेड थी स्काई से कि मुझे बहुत पसंद था। मैं बादलों में डिज़ाइंस बनाती थी कि ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। लाइट चली जाती थी तो सबको लगता था अरे अंधेरा हो गया। मैं खुश होती थी कि अरे वाह अंधेरा हो गया। मैं एक साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती थी, अगर आपको पता हो उस समय, तो उसके सेंटर शीट पे द स्काई ऑफ द मंथ आता था। स्काई ऑफ द मंथ का मतलब है कि उस महीने में हाँ। आपके स्काईज पे कौन कौन से कॉन्स्टलेशन दिखाई देंगे। तो मैं अपना टॉर्च लेके वो एकदम छत की तरफ भाग के जाती थी, और मुझे बहुत ही प्राउड और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता था जब एक एक कॉन्स्टलेशन को पहचान पाती थी। तो मेरे ख्याल से
आई वॉज फैसिनेटेड, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे नीली वर्दी या स्काई, नीली वर्दी ने मुझे चुना है। रीना जी, आपके इतिहास में कभी ये लिखा था कि इंडियन नेवी वॉरशिप में आप कमांड करेंगी? से ये सपना पूरा हो गया जी जी। और ये सपना पूरा करने के लिए पूरा श्रेय जाता है मेरे भाई को, छोटे भाई को। सो बचपन से मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, समुंदर नज़दीक रहा, शिप को देखना, हवाई जहाज़ों को देखना, इट वाज अ डेली अफेयर। सो मेरे पापा कहते थे कि अगर सर्विस करनी है, द बेस्ट थिंग इज़ टू सर्व योर नेशन। और देयर वाज अ कन्फ्यूजन कि एयरफोर्स ज्वाइन करें कि नेवी ज्वाइन करें। और मेरे छोटे भाई ने जब उसने यूनिफॉर्म पहनी, दैट इंस्पायर्ड मी कि यस, नेवी इज़ माई ड्रीम। एंड बहुत आई जस्ट वांट टू मेंशन कि इट्स अ वेरी यूनिक मोमेंट जब मैं और मेरा भाई कमांडर ईशान एक साथ वॉरशिप्स कमांड कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी यूनिक मोमेंट। तो एक किस्सा है, हम दोनों एक मिशन के लिए डिप्लॉयड थे, जानते नहीं थे कि सेम मिशन के लिए जा रहे हैं, बट एक ट्रेडिशन होता है नेवी का कि व्हेनेवर शिप्स क्रॉस ईच अदर, द जूनियर शिप विल गिव अ पाइप, एक ट्रेडिशन होता है टू द सीनियर शिप। एंड इस बार वैसे ही हुआ, मेरे छोटे भाई ने अपने सिस्टर शिप, लिटरली सिस्टर शिप को एक पाइप दिया। आई थिंक दैट मोमेंट वाज वेरी मेमोरेबल। ये जो वॉरशिप आप कमांड कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या ये कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए? आईएनएस त्रिंकट सर एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। इसका प्राइमरी रोल होता है कोस्टल सर्वेलेंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, एंटी पोचिंग। सो जनरली जो सर्वेलेंस हम लोग अपनी कोस्ट की रक्षा के लिए करते हैं, सो दैट कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स एंटर ना करे। चाहे वो अगर स्मगलिंग का क्यों ना हो, टू अटैक, देन फिशिंग को देखना, रेगुलेट करना फिशिंग को। एट द सेम टाइम अगर क्विक एक्शन के लिए कहीं पे जाना है, टू रेस्क्यू समवन, वी आर देयर एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, बिकॉज हमारा स्पीड, हमारी स्विफ्टनेस अलाउज अस टू गो देयर एट द फर्स्ट टाइम। So INS Trincut is probably the fast attack craft to respond to these situations. आगे बढ़ते हैं खेल में। आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, जीत गए आप 5 लाख रुपए। यहाँ पर एक खेल और खेला जाता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक क्या है कि 90 सेकंड के अंदर, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न धड़ाधड़ आएंगे और आपको उसका जल्दी जल्दी उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख। लेकिन अगर 5 से भी ज्यादा आपके उत्तर सही हो गए तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप वो पैसे बैंक में जमा कराएं या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकती हैं। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक है। आप तीनों चाहे तो एक साथ बोल सकते हैं या किसी एक को चुन लीजिए जो जवाब देने वाला है, क्योंकि समय की पाबंदी है। आप तीनों एक साथ बोल दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाए बीच में तो चलेगा। हाँ जी। रेडी? ओके कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these is an action taken to evade enemy planes? White out, black out, smash out, sweep out? Quick, you have to. Blackout is the right answer. Next question. Which of these insects typically feeds on human blood? Butterfly, ladybug, mosquito. Mosquito, correct. Next. Which of these sports features a goalkeeper? Basketball, baseball, water polo, cricket? Baseball. No, wrong. It's water polo. Next. Complete the name of this institute. Sir Dash School of Art in Mumbai. BB, DD, GG, JJ. JJ is right. Next question. Which of these zodiac symbols is a human figure? Aries, Virgo, Leo, Cancer. Virgo is right. Next. Which of these substances does not contain carbon atoms? Charcoal, graphite, diamond, water. Correct. Next. Kohima is the capital of which Indian state? Kerala, Nagaland, Assam, Bihar. Nagaland. Correct. Next. Which of these best describes the art form ballet? Dancer. Dance, absolutely right. Next question. Which of these is Brazil's official Spanish. language? Spanish.
Wrong. नहीं Portuguese. It's Portuguese. All right. ठीक, Next पास question. करो। Which city is home to the headquarters of ISRO? New Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Chennai. बेंगलुरु Bengaluru is sir. correct. Next. समय समाप्त हो गया। खुशखबरी पहले बता दें। 8 प्रश्नों But का you आपने just सही passed उत्तर ना। दिया है। 80,000 रुपए जीत गए। जहां गलत हो गए तो बता दें। बेसबॉल में गोलकीपर नहीं होता, वाटर पोलो में होता है। Yes, sir, फॉलो yes, में sir. आता है जी। पानी में होता है लेकिन होता है गोलकीपर. And the But other well one was which of these is Brazil's official language? yes. It's actually Portuguese. Portuguese, yes. Portuguese ने इन्वेट किया था वो साउथ Yes, अमेरिका में, yes, तब yes. से वो पोर्चुगीज वहां पर है, नॉट स्पेनिश. अब आप निर्णय लीजिए कि 80,000 बैंक में रहे या उसके एवज में आप लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहेंगे. Audience Audience lifeline poll. लेना चाहेंगे। Audience poll को जीवित करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी. वो जो 80,000 जीते हैं उसके एवज में क्या बात है. अच्छा, इतना भरोसा है आपके ऊपर और गलती मत कीजिएगा. जितना भरोसा हमारे ऊपर है, हमें भी उससे डबल भरोसा है। या वेल सेड. देखिए देवों सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना केवल देश की रक्षा ही नहीं बल्कि अपने एक अनोखी पहल जिसका नाम है ड्यूरेंट कप के माध्यम से देशवासियों की प्रतिभा को पंख देने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही. 1888 में 1888 में शुरू किया गया ये ड्यूरेंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है. आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि यहां पर उपस्थित हैं, इंडियन आर्मी के मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे जी. ये ड्यूरेंट कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वाइस चेयरपर्सन है. तालियों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं. So it's really an honor to have you here today. और हम चाहेंगे कि ये जो ड्यूरेंट कप है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. कुछ आपसे हम जानना चाहेंगे. तो बहुत ही हिस्टोरिक टूर्नामेंट. जी बिल्कुल सही बताया आपने. इट इज़ अ हिस्टोरिकल एंड अ लेजेंडरी टूर्नामेंट. ये एक 137 साल पुराना टूर्नामेंट है. शिमला में शुरू हुआ था ये एज ए आर्मी कप टू कीप द पीपल हु वर द मिलिट्री यूनिट्स इन शिमला कंस्ट्रक्टिवली एंगेज्ड इन प्लेइंग फुटबॉल. उन्नीस 1904 में शिमला के लोगों ने एकत्रित होकर के शिमला ट्रॉफी का गठन किया और चैंपियंस को उसके बाद में ड्यूरेंट कप और शिमला ट्रॉफी दोनों दी जाने लगी. ओके. 1950 में स्वतंत्रता के बाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने प्रेसिडेंट्स कप का गठन किया और इसके बाद में सब चैंपियंस को 3 ट्रॉफियां देने जाने लगी. तो ये 3 अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं या एक साथ घोषित होता है? टूर्नामेंट सर एक ही है. ओके. साल में एक ही बार होता है. लेकिन कप 3 अलग अलग नाम से दिए जाते हैं. कप एक ही वक्त विनर चैंपियन को मिलते हैं. ओह ओके. 1958 में डूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी यानी DFTS बनाई गई. चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी DFTS के प्रेसिडेंट बने और बाकी सर्विसेज चीफ्स को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया. कई दशकों बाद CDS DFTS के प्रेसिडेंट बने. हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत ने यह दृष्टि रखी थी कि डूरेंट कप टूर्नामेंट को देश के फुटबॉल प्रेमी क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए. अगले CDS जनरल अनिल चौहान के मार्गदर्शन में टूर्नामेंट का फुटप्रिंट धीरे धीरे और शहरों और राज्यों तक बढ़ने लगा. 2019 में ये पहली बार कलकत्ता आया. वहां पर हमने पहली बार वहां शुरू किया ईस्टर्न कमांड ने, जो कि ये तीनों सर्विसेज के बिहाफ के ऊपर ये कंडक्ट करती थी टूर्नामेंट. पहले वाली जो टूर्नामेंट थी वो सिर्फ एक ही जगह हुई, कलकत्ता में. उसके बाद स्लोली और अभी तक 2025 तक हम धीरे धीरे 5 राज्यों में कंडक्ट कर रहे हैं. वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर. इससे इंडियन आर्मी की इन राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला. 24 टीमें इसमें भाग ले रही हैं. इन 24 टीमों में सबसे अच्छी टीमें जो सेकंड स्ट्रिंग है वो टीमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बाकी सशस्त्र बलों की टीम,
और साथ ही साथ बाहर देश से आए हुए आर्म फोर्सेस फुटबॉल की टीम भी हिस्सा ले रही है। लास्ट ईयर इन 2024 ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे अनवील किया इन फ्रॉम राष्ट्रपति भवन लास्ट ईयर एंड वाज रिपीटेड दिस ईयर आल्सो। आर्मी हमेशा ये मानती रही है कि स्पोर्ट्स को देश के सबसे दूर के कोनों तक ले जाया जाए, युवाओं को प्रेरणा दी जाए और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, खासकर उन क्षेत्रों से जहां प्रतिभा बहुत है पर मौके कम। यह टूर्नामेंट एक अनोखा मंच है जहां रॉ टैलेंट को यह मौका मिलता है कि वो क्षेत्र के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ खेलकर अपनी एक पहचान बना सकें। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। सुनील छेत्री जैसे भावी खिलाड़ी जो कि इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं और कई सालों तक उन्होंने ख्याति प्राप्त की है इंडियन टीम के साथ, उनका भी डिस्कवरी डूरेंट कप के दौरान ही हुई थी जब वो दिल्ली सिटी की टीम से खेल रहे थे। 2002 में उनको पहली बार स्पॉट किया गया और उसके बाद उनको बड़े अच्छे क्लब ने उठाया एंड आफ्टर दैट हिज सक्सेस स्टोरी इज नोन टू ऑल ऑफ अस। इंडियन आर्मी मानती है कि खेल एक महान यूनिफिकेशन का जरिया है। डूरेंट कप की परंपरा इस बात पर टिकी है कि अनुशासन, सहनशीलता और गर्व के साथ खेल के जरिए राष्ट्र निर्माण हो। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। ओके, अब ध्यान आ जाए एक बार फिर से गेम के ऊपर। 11वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द उस हल्के विमान को दर्शाता है जिसमें 1 या 2 सीट होती है? Which of these terms refers to small powered aircraft with 1 or 2 seats? ऑप्शन देखिए। A मल्टी हल, B माइक्रोलाइट, C लेजर, D पॉन्टून। माइक्रोलाइट बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट है बता रहे हैं कि इसे अल्ट्रालाइट भी कहते हैं। इस गतिविधि के लिए बेंगलुरु के एक प्रचलित जगह है जहां पर ये बनता भी है शायद। ओके, ये वॉर वगैरह में इसका काफी उपयोग होता होगा। वॉर में ये यूज नहीं होता है सर, ये जनरली रेकी के लिए यूज होता है। रेकी के लिए, ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब 12.5 लाख के लिए आप प्रयत्न कीजिए। 12वां प्रश्न है ये, 12.5 लाख। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में अब तक केवल महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं? In which of these sports have only female athletes won medals for India at the Olympics? ऑप्शन देखिए। A weightlifting, B boxing, C shooting, D wrestling। अब आपको बताना है कि इनमें से किस खेल में अब तक केवल महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं। Weightlifting, boxing, shooting, boxing, Mary Kom, she won bronze. Bronze or silver. वेटलिफ्टिंग में वो मल्लेश्वरी जी ने जीता था सबसे पहला। वेटलिफ्टिंग होगा या क्या चल रहा है मन में? वेटलिफ्टिंग होगा या तो वेटलिफ्टिंग फिर की तरफ इंक्लिनेशन हो रहा है। Shooting में what was that this thing? Shooting also. She won recently medals, 2 1 gold, 1 bronze. पर शूटिंग में तो उन्होंने भी बट ओनली फीमेल एथलीट। शूटिंग में ऑलरेडी एक, अगर आपको याद है, जीते थे ना दैट। या रेसलिंग में तो मेल रेसलर्स तो हैं जिन्होंने जीता है ओलंपिक्स में। वेटलिफ्टिंग में भी है तो वेटलिफ्टिंग या तो नहीं फिर है। वही बात कर लें वेटलिफ्टिंग। हाँ जी सर, हम वेटलिफ्टिंग की तरफ Alright. चलेंगे। यस सर। बड़े सोच समझ के बाद वेटलिफ्टिंग कहा है। ए को ताला लगाया जाए। And it is the right answer. आपने उनका नाम भी लिया। जी जी हाँ जी सर। कर्णम महेश्वरी ने सिडनी 2000 यस में वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। ये नहीं पता था कि कोई मेल नहीं जी, है। और मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। यस सर। ऑलराइट, देवियों सज्जनों,
सैन्य बल के हमारे इन तीनों योद्धाओं ने कई अभियानों में अपना योगदान दिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जब परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं और लक्ष्य को हासिल करना होता है, ये जानते हुए कि देश की आशाएं इनसे बंधी हुई, इनके मन में क्या चल रहा होता है, ये हम जानना चाहेंगे। कुछ पलों में एक सैनिक के मन में सिर्फ एक होता है कि अपना मिशन पूरा करना है, उसको टीम को एक साथ रखना है। डर लगता है, बट ये जो साहस की आवाज है ना, हमारे कानों में गूंजती है। एंड इसी नीडर से होके मैं एक इंस्टेंस सुनाना चाहती हूँ। हम लोग एंटी पायरेसी के लिए डिप्लॉयड थे और वहां से एक डिस्ट्रेस कॉल आ गया था कि पायरेट्स ने एक मर्चेंट वेसल पे अटैक किया हुआ है। बिना सोचे हम उसी दिशा में चल पड़े। पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे हम लोग ये करेंगे, सब कुछ पूरा निडर होके हमने ये कर दिया कि उस पायरेट बोट को हटाया, मर्चेंट वेसल को बचाया और उसके जो लोग हैं अंदर उनको सुरक्षित रखा। जो लोग थे अंदर दे वर सिक्योर्ड और उनको था कि यस, विश्वास था कि इंडियन नेवी इन दिस थिंग विल बी देयर फॉर अस एंड इंश्योर कि ये जो ट्रेड रूट से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सुरक्षित जा रहे हैं। जी जी। सो हमने एक्चुअली सर नेशनल सिक्योरिटी को लेके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन। सोफिया जी से एक और प्रश्न पूछना है। सर, ये जो जितने भी अभियान होते हैं, आपको लगता होगा जैसे कि अभी ये बयान करे कि कहीं ना कहीं डर लगता है, लेकिन अंदर से एक साहस जो है वो डर से ज्यादा बड़ा होता है। और कभी आपका कोई ऐसा तजुर्बा हुआ हो? सर, इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, हम सब ट्रेंड हैं और हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं जहाँ पे हम ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जो इंडियन आर्मी है वो पीस कीपिंग फोर्सेस में भी है और हमारा बहुत बड़ा योगदान है शांति को मेंटेन करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन में। 2006 में मैं एक मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पे तैनात थी, डिप्लॉयड थी कॉन्गो में, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेंट्रल अफ्रीका में, जिसको DRC कहते हैं। पर जैसा भी आप सबको पता है कि कभी कभी इतनी क्राइसिस हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े दो पार्टी में हो जाते हैं, तो उस समय बहुत ही हाई अलर्ट हो गया। सब जगह बंदूकें चल रही थी, सिचुएशन बहुत खराब थी सर। कुछ जो मिलिशियाज थे वो कब्रिस्तान, जिसे सिमेट्री कहते हैं, वहाँ पे छुपे हुए थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। तो उन्होंने कहा कि अब हमें टीम बनानी है। तो ये बहुत गर्व की बात थी जब किसी ने कहा कि इंडियन ऑफिसर्स को देखिए। ये दर्शाता है हमारी ट्रेनिंग, ये दर्शाता है हमारा रोल, तो जिसपे हमें बहुत गर्व होता है। तो मैं उसका एक हिस्सा बनी, जिसको हमने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करने के लिए किया। जी। हमारे पास एक जो APC बोलते हैं, टैंक्स होते हैं, उसमें बैठ के हमें जाना था। तो वो मुझे दिन याद है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई थी तो जैसी हमारी सिखलाई और मेरी जैसी लेगेसी है, वो मुझे अचानक याद आ गई कि अगर मैं आज जा रही हूँ, इसका हिस्सा हूँ, तो हो सकता है मैं वापस नहीं आऊँगी। तो उस टाइम छोटे से फ़ोन होते थे, मैंने उसमें रिकॉर्ड किया अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हो सके मैं वापस ना आऊँ, पर ये मैं तिरंगा झंडा लेके जा रही हूँ, जिंदा आऊँगी या इसमें लिपट कर आऊँगी। ये ऑपरेशन हमने किया, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने जो वहाँ के लोकल कांग्रेस थे उनकी जान भी बचाई। पर इस सबसे एक ही सीख थी कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, और हम उसका पार्ट हैं। हमारे जितने भी कंपेनियंस आए हुए हैं, परिवार के सदस्य, उनसे कई बार हमको ये आश्चर्य होता है कि जब आपके ये जितने यहाँ पर योद्धा बैठे हैं, जब जाते हैं तो क्या हालत होती होगी परिवार में, किस तरह का वातावरण बनता है, कैसे साहस आता है आपके अंदर कि उसको झेल सकें, या चिंता लगी रहती है कि पता नहीं क्या होगा। ये लोग तो बहादुरी दिखाते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो परिवार है वो भी बहुत उनको बहादुर होना पड़ता है। मैं आप लोगों से किसी में से एक से जानना चाहूँगा, अगर आप कुछ कहना चाहें इस विषय के बारे में। मेरी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार किया जाए, और मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मेरा नाम करुणा सिंह है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मदर हूँ। बड़े गर्व की बात है कि आपकी बेटी जो है वो देश की रक्षा कर रही है। सर, ये सभी पेरेंट्स को ये प्रेरणा देनी ही चाहिए। जिस लाइन में बच्चा जा रहा है तो वो है तो कांटों भरी लाइफ है, जी जी, अंगारों पे चलना है, लेकिन हमें जो हासिल कुछ करना है वो इसे कठिनाई वाले पथ पे चलकर ही मिलेगा। जी जी। अगर हम आराम की जिंदगी जीना चाहेंगे तो इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं व्योमिका सिंह की मदर तो हूँ, फादर भी हैं, लेकिन अब ये व्योमिका हम मेरी अकेली अपनी बेटी नहीं रही, पूरे देश की बेटी बन गई है। क्या बात। व्योमिका जी की जो बेटी है सुनिष्का, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या चलता है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने मम्मा को देखा कि वो टीवी पे आई है, उस सुबह मुझे याद है कि मैं सो रही थी और वो जल्दी गई थी ऑफिस और उन्होंने मेरे ऐसे गाल पे एक किस दी और फिर वो ऑफिस चली गई। मुझे बहुत रूटीन नॉर्मल लगा। फिर मैं स्कूल गई और बहुत बातें चर्चा हो रही थी मेरे क्लासमेट्स के बीच में कि इंडिया ने रिटेलिएटरी अटैक किया है और थोड़ा डर और कम माहौल था स्कूल में भी। और वापस घर आए तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि टीवी पे देखिए और मैंने देखा मम्मा का चेहरा है। शुरू में थोड़ा भय था मतलब मेरे मन में कि एकदम से क्या हो गया, मगर ट्रस्ट था हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस में और अपनी मदर पे मुझे कि इंडिया ने एक जवाब दिया है और एक कड़ा जवाब दिया है और हमेशा से मम्मा ने इंस्पायर किया है, तो और ट्रस्ट रहा है हमेशा हमारे फोर्सेस पे। ये ऐसी धारणा जो है ये पूरे परिवार में चलती है, हमने देखा है, और बड़ा गर्व होता है कि आप लोग सब इस तरह से सोचते हैं। हमेशा आपने सोचा है कि हाँ, हमारे घर का एक शख्स जो है वो युद्ध में गया हुआ है लेकिन देश के लिए लड़ने गया है, और इसमें आपको बहुत गर्व हो रहा है। प्रेरणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि व्हाई डिड यू नॉट गेट एनी कंपेनियंस? सो फॉर वट एवर रीजन्स, बट उनका स्पिरिट मेरे हमेशा रहेगा मेरे साथ। एंड जैसे परिवार को एक डिफ़िकल्टी होती है, सो माय मदर मेरी बेटी को एक प्यारी सी कहानी सुनाती है। जब मैं शिप में लेके बाहर डिप्लॉयमेंट में जाती हूँ तो वो कहती है कि एक बैडमैन कोई बाहर निकला है शिप में और मम्मी के शिप में तो मिसाइल्स है, गन्स है, तो उस बैडमैन को पकड़ना है। तो ऐसे प्यार से समझा के मेरी बेटी समझ जाती है। एंड व्हेन आई कम बैक हर क्वेश्चन इज कितने को मारा? So that happiness that she also understands what profession I've taken and sacrifices, I think that gives me more spirit और एक जज्बा आ जाता है कि yes, my family is with me and they are also safe when I go out. और आपके पतिदेव भी आर्म्ड फोर्सेस में हैं, और कैसे आप लोग मैनेज करते हैं अपने परिवार को? Balance is always with family, sir. Family support और यूनिट का सपोर्ट इज ऑलवेज पॉसिबल, वरना इट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एक उम्मीद रहती है कि दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस एंड दैट्स व्हाई हम लोग अपना काम बेखूबी निभा सकते हैं। वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब हम खेल की ओर आ जाते हैं वापस। अब आ गया है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंग्लैंड के लेस्टर में आर्च ऑफ रिमेम्बरेंस को उसी व्यक्ति ने डिजाइन किया था जिन्होंने इनमें से किस भारतीय स्मारक को डिजाइन किया?
The Arch of Remembrance in Leicester, England was designed by the same person who designed which of these Indian monuments? ये तो Options: A. अभी देखते हैं। Victoria Memorial. B. Gateway of India. C. Fort St. George. D. India Gate. गेटवे ऑफ इंडिया। Arch of Remembrance. So it cannot be Arc of Remembrance. So it has to be Victoria. Same person has designed. The Arch of Remembrance in Leicester, England. विक्टोरिया मेमोरियल। Designed the same person who designed which of these Indian monuments? फोर्ट Victoria Memorial, Gateway of India, Fort St. George, India Gate. या तो विक्टोरिया मेमोरियल होगा या तो इंडिया गेट होगा। इंडिया गेट भी हो सकता है। इंडिया गेट। That could be the. We need a lifeline. आई थिंक सर हमें एक लाइफलाइन लेने चाहिए। Lifeline? इस पे। Okay. जी। क्या करेंगे? संकेत सूचक। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर अब हम कैसे करेंगे? वो डिजाइन बताएंगे ना। We will audience poll is what I want. ठीक है, whatever. And then ठीक है। Audience poll लेंगे? Yes. Alright, audience poll को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। एक और बारी आ गई आपकी, और जिस वजह से आपको जीवित किया गया था वो उसको जीवित रखिएगा भाई साहब और देवियों। And your time starts now. फोर्ट सेंट जॉर्ज कैलकाटा में। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। ओ, इंडिया गेट को मिले हैं 58%, विक्टोरिया मेमोरियल को मिले हैं 42, 0% बी और सी को दिया है। इंडिया गेट इसलिए आई थिंक वी शुड गो विद इंडिया गेट। Let's go विद द ऑडियंस के विश्वास करते हैं। हम ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। D, ऑलराइट। India अधिकतर ऑडियंस जो है वो कह रही है डी, इंडिया गेट। डी पे ताला लगाया जाए। नहीं नहीं, बचा लिया इनको, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू, थैंक यू। सर एडविन लुटियंस ने दोनों स्मारकों को डिजाइन किया था। हम सही थे। 2017 में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीयों की याद में एक समारोह आयोजित किया गया था, और ये इंडिया गेट जो है ये बिल्कुल वहां पर है। ओके, स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल ओकेजन पर हम चाहेंगे कि हमारे जो तीनों योद्धा यहाँ पर बैठे हैं वो कुछ मैसेज दें हमारे भारत की जनता के लिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ इस अवसर पर कि जब भी भारत में कोई ऐसा मौका आया या वॉर की सिचुएशन हुई, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन हुआ, तो आप सबको मिलके भारतीय फौज पे विश्वास रखना है और साथ देना है, क्योंकि अगर हम सब एक हैं, यूनाइटेड हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के ये जो नापाक इरादे हैं, इसको हमने नस्तो नाबूद कर दिया है और आगे भी करके रहेंगे। तो जो नई जनरेशन है, ध्यान रखें, स्टे यूनाइटेड, स्टे फोकस्ड एंड बी ए ब्रिज ऑफ इंटीग्रेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, बी योर बेस्ट वर्जन एंड रिमेंबर, नेशन should always be first and every time. क्या बात। सुमिका जी, एनी मैसेज फॉर द नेशन? सर मैं सारे भारतवासियों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब आपके नाम भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, जिस भी चीज़ के आगे भारतीय लग जाता है वो एकदम एक स्पेशल हो जाता है। तो आप ये हमेशा अपने दिल में मान के रखिए कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं, आप एक स्पेशल भूमि में आपने जन्म लिया है और आपको कुछ स्पेशल करना है। इस देश की छवि जो एक नव निर्माण के स्टेज पर है, हम एक बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेसिव नेशन एकदम बन रहे हैं, आप उसमें एक कंट्रीब्यूशन जरूर करिए। आई रियली अपील टू एवरीबडी सिटिंग हियर एंड हु इज वाचिंग द शो सर, आप ऐसा कीजिए कि एक भारत एक मिसाल बन जाए दुनिया में कि अगर आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलोइंग देखना है तो भारत में जाके देखिए, सफाई अगर देखनी है तो भारत में जाके देखिए, खूबसूरती अगर देखिए तो भारत में जाके देखिए, एकजुटता अगर आपको देखनी है तो भारत में जाके देखिए। हमें अपने भारत को एक ऐसा मिसाल बनाना है, मिसाइल्स भी बनानी है, लेकिन ऐसा मिसाल बनाना है कि सब हमें पहचाने, अरे
ही इज एन इंडियन, शी इज एन इंडियन। आई थिंक ये जज्बा हम सब में आना चाहिए। प्रेरणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं हर एक भारतवासियों को कहना चाहती हूँ कि भारत बहुत स्पेशल है, और ये स्पेशल क्यों है, हम सब की वजह से है। सो आपका कंट्रीब्यूशन जो भी हो, आप कौन से भी फील्ड में हो, ऐसा कंट्रीब्यूशन करे दैट द नेशन रिमेंबर्स योर कंट्रीब्यूशन। एंड फाइनली सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वेल डन। ओके, अब हम खेल की ओर आ जाते हैं वापस। अब आ रहा है आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न। ये हूटर बताता है कि खेल खत्म, पैसा हजम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और इनकी जीती हुई जो धनराशि है 25 लाख रुपए, ये भी मैं डिजिटली ट्रांसफर कर देता हूं अभी इस अकाउंट में। फंड ट्रांसफर आया, 25 लाख रुपए भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए अभी इसी वक्त 25 लाख रुपए पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किस तरह आप लोगों को धन्यवाद दूं। इतनी सारी जानकारी मिली, गर्व तो था ही पहले से ही, लेकिन आज आप यहाँ उपस्थित हुए, आपने इस मंच का गर्व जो है एकदम ऊंचा कर दिया है। इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे, और हम आपको और सबको अपनी सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। देवियों सज्जनों, ऑपरेशन सिंदूर ये केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, जीत या हार का फैसला नहीं था, आर या पार की ललकार नहीं थी। ये भारत के सिंदूरी स्वाभिमान की रक्षा कार्यवाही थी। ये आश्वासन था कि हिंदुस्तान की मर्यादा अडिग थी, अडिग है, हमेशा अडिग रहेगी। राष्ट्र रक्षा परमम धर्मः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। भारत माता की हमारे सहयोग के लिए हम ANI न्यूज मीडिया को अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहते हैं।